Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादा टॉपिक है क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। फार्म मैकेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, सीड डेवलपमेंट का पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये 4 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, कोई ऐसा नहीं है। बुक में तो इनके बारे में 2-2 3-3 पेज में दे रखा है, लेकिन हमें उतना सब कुछ नहीं करना। हमें तो जो करना है काम की चीज़ वो मैं आपको बताऊंगा, उसको मैंने कर रखा है हाईलाइट। आपको सिर्फ अपनी बुकों के अंदर वही हाईलाइट करना, वही पढ़ के जाना है, ठीक है। चलो बात करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन, सीड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की। बहुत डीप में समझाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्रीकल्चर का टॉपिक पूरा क्लियर होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार टॉपिक निकाल देता हूँ, ये कहाँ पर दे रखा है। ये टॉपिक आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो करा दिया मैंने आपको, ये रहा फार्म मैकेनाइजेशन, ये रहा वो टॉपिक जो मुझे आज आपको कराना है। वैसे 4 टॉपिक कराने हैं, ये पहला टॉपिक दिखाया है। पहले मैं आपको बेस बताता हूँ कि फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, मैकेनाइजेशन मशीन, मैकेनाइजेशन से क्या समझ रहे हो, मशीन। अच्छा, आपने कभी कुछ ऐसी मूवीज़ या कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं जिसमें आपने अंग्रेजों में देखा होगा, अंग्रेज लोग जब किसानी करते, फार्मिंग करते तो वो कैसे दिखते हैं, वो एकदम इतने बढ़िया लगते हैं। टोपी पहन के जाते हैं, अपनी यार्ड में जब जाते हैं तो कार से जाते हैं, फार्म के अंदर जब जाते हैं तो कार से जाते हैं, और उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रक वगैरह, हैवी ट्रक होते हैं जो तुरंत कटाई कर देते हैं। उसका हर तरीके से आपने देखा होगा वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स की यूज़ करते हैं। बट इंडिया का फार्मर तो अलग से नज़र आता नहीं आता है, बिल्कुल सही कहा। क्यों? क्योंकि उसके पास उतने सारे मशीन्स नहीं हैं, क्योंकि हमारी इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है, उसके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, जो है भी वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। और यही रीज़न, यही इंपैक्ट हम अपने किसानों के अंदर देखते हैं। जब विदेशी किसान को देखते हैं वो किसान लगता ही नहीं है, वो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और घूमने के लिए, छुट्टियाँ बिताने के लिए वो खेतों में दिख रहा है, ऐसा दिखता है। लेकिन हमारा किसान दूर से पता चल जाता है कि हाँ ये कौन पर्सन है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। यानी फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप फार्मिंग में मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। इसको पढ़ के देखो। इंडिया को अपने यहाँ पर इक्विपमेंट को बेटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, टाइम बच जाएगा, लेबर बच जाएगा, और जो प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी वो मशीनों से कहीं ज़्यादा निकल के आएगी, जो लोग फार्मिंग करते हैं उनसे भी ज़्यादा। इससे आपका वेस्ट मिनिमाइज हो जाएगा, लेबर की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम आएगा उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ये हमारी इंडिया को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है ना कि देखो, पहली बात तो हमारी टेक्नोलॉजी वैसे भी नहीं है, और जो रहे बचे लेबर है वो भी नहीं बचे। आपको भी सर लेबर तो बहुत है, नहीं, फार्मिंग वाले लेबर बहुत कम है, क्योंकि आज में हर किसान ये चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर जॉब करे, अपना खुद का बिजनेस करे, ना कि किसानी करे। आप खुद सोचो, अभी आज में जो फार्मर है, क्या उनके आगे की पुश्तें क्या फार्मिंग करेंगे? द आंसर इज नो। हर बंदा अर्बनाइजेशन में आ रहा है, अर्बन में आ रहा है, अपनी गाँव को छोड़ के रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, हर तरीके से क्यों आ रहा है? ताकि वो फार्मिंग ना करे। तो ऐसे में गाँव के अंदर लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। तो शॉर्टेज की भरपाई करने के लिए अब हमें फार्मिंग किससे करनी पड़ेगी? मॉडर्न इक्विपमेंट से करनी पड़ेगी। जहाँ पहले 10 फार्मर काम करते थे, वहाँ एक मशीन काम कर लेगी। तो इस वजह से हमें फार्म मैकेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये अकेला रीज़न नहीं, रीज़न तो कई सारे, मैंने तो जस्ट एक एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है। दूसरा की जो हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर है वो, उसके अंदर क्या है कि जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। आप कहोगे सर फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट फार्मिंग में? हाँ बिल्कुल। कभी आप देखना जाके गाँव के अंदर तो क्या होता है कि फीमेल जो है वो अपने हस्बैंड की क्या करती है, हेल्प करती है फार्मिंग के अंदर। तो कहा गया कि जब आप मॉडर्न इक्विपमेंट बनाओगे तो ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंट बनाना जिसको फीमेल भी ऑपरेट कर पाए, ज़्यादा टेक्निकल ना हो कि पता चले कि जो मेल मेंबर है वो तो उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं और जो फीमेल मेंबर है वो उसको ऑपरेट नहीं कर पा रही। तो इक्विपमेंट या टूल्स की डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि फीमेल जो पार्टिसिपेशन रेट है वो हम बढ़ा सकें। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में मशीनरी को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारा क्रॉप क्विक रोटेशन में आ जाए, मतलब काम बहुत जल्दी हो जाए कम से कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो कहा कि जो फार्म मैकेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं इंप्रूव कर देता है हमारे काम करने के तरीके को। अगर हम ये देखें, एक मिनट में इसका जरा फोकस सही कर दूँ, मुझे लग रहा है फोकस थोड़ा सा कम है। हाँ, अब आपको ज़रा क्लियर हो गया होगा। हमारी इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो 45% हम फार्म मैकेनाइजेशन पर काम करते हैं, जबकि यूएसए को देखो 95%, ब्राज़ील में 75%, चाइना में 57%। इनके यहाँ पे कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि फार्मिंग में नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, और हमारी इंडिया के अंदर वो चीज़ें यूज़ नहीं हो पाती क्योंकि हमारे यहाँ पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अब कहा गया है कि आखिर हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है उसके कम होने के पीछे क्या रीज़न है। तो नाबार्ड की एक स्टडी आई थी 2018 में, उन्होंने कई सारे रीजंस बताए। सबसे पहले ये कहा कि हमारे यहाँ पर जो
एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है वो जितना होना चाहिए उससे कम है। उसके पीछे का रीज़न क्या बताया कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है, लोग उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। मान लो हमको ऐसी मशीन बना दे तो उसके लिए बाकायदा किसानों को पता तो होना चाहिए ना कि इसका ऑपरेट कैसे करते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, रिसर्च सेंटर होने चाहिए। इस चीज़ की बहुत इंडिया के अंदर कमी देखी जाती है और उसका खामियाजा हमें अपनी फार्मिंग के अंदर देखना पड़ता है। कहा गया कि अगर आप नई नई मशीनरीज का यूज़ करोगे लेटेस्ट का, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी हार्वेस्टिंग है, जो काम करने का तरीका है, वो कहीं ज़्यादा क्या होगा, इससे इंप्रूव होगा। कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर एक फार्मिंग में ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए जिस स्कीम के तहत फार्मर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए फार्मिंग करने की, नए नए इक्विपमेंट से यूज़ करने की, जिससे कि उसका इंपैक्ट हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगी। यही वो सारे पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा सीड डेवलपमेंट, ये छोटा सा टॉपिक है सीड डेवलपमेंट। अच्छा एक बात बताओ, उस मशीन का क्या फ़ायदा जिस मशीन में काटने के लिए फसल ही ना हो। मतलब खाली मशीन हो उससे काम नहीं चलेगा, आपके पास फसल भी अच्छी होनी चाहिए, यानी फसल को उगाने के लिए चाहिए सीड यानी बीज। कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे HYV सीड्स थे, इस टाइप के कुछ इकोलॉजिकल सीड्स होने चाहिए जो हमारी एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले। ऐसे सीड्स अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी मतलब फार्मिंग की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो वही लिखा है सीड डेवलपमेंट। कहा जाता है सीड वो बेसिक इनपुट है जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये एस्टिमेट लगाया है कि अगर जो हम सीड का जो हम देखें अपनी प्रोडक्टिविटी रेट, तो हमारे से 20 से 25% अच्छे सीड्स पाए जाते हैं, बाकी 75% हम खराब सीड से ही प्रोडक्शन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस शो करता है। तो कहा गया कि ऐसे में हमारे यहाँ पर सीड की क्वालिटी को इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये चीज़ें सीड को लेकर क्यों इतनी ज़्यादा कम है, हम अच्छे सीड्स क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे। उसका सबसे पहला रीज़न है हमारे यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि लोग ट्रेडिशनल मेथड को ही अपनाना पसंद करते हैं, वो मॉडर्न आउटलुक को पसंद नहीं करते, उन्हें बहुत रिस्की लगता है, क्योंकि हमारे फार्मर ज़्यादातर रैशनल फार्मर और स्मॉल फार्मर्स है, तो वो रिस्क नहीं उठाना चाहते। इसके बाद देखा गया कि जो बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे सीड्स होते हैं वो बहुत हाई कॉस्ट के होते हैं, तो उसको हर इंसान, हर किसान भाई जो है उसका यूज़ कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होनी चलती है, इसका एक्सेस हर पर्सन को नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे यहाँ पर जो शॉर्टेज है सप्लाई की, जितनी सीड्स चाहिए होते हैं हमारे पास उतने सीड्स अवेलेबल ही नहीं होते, तो ऐसे में किसानों को ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करना पड़ता है। और जो हमारे पास प्रॉपर रेजोल्यूशंस वगैरह नहीं है, इनएडिक्वेट नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि कंपटीशन की वजह से वो चीज़ें नहीं मिल पाती, मतलब कई सारे रीजंस हैं जिनके चलते हमारे पास प्रॉपर सीड्स नहीं मिल पाते। याद करने वाली चीज़ है कि याद रखना, कल को आप अगर IAS ऑफिसर बनते हो, किसी अच्छी रैंक पर जाते हो, तो आप अगर फार्मिंग के लिए करोगे तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, सीड्स अफोर्डेबल प्राइस पर मिलने चाहिए, अफोर्डेबिलिटी बहुत होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हर जगह उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए जिसमें नई नई टेक्नोलॉजीज के हिसाब से उन सीड्स के उर्वरता शक्ति के बारे में उसे बताया जा सके, और GM क्रॉप एंड सीड्स के बारे में। ये 4 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं सीड वाले सेगमेंट के अंदर। बोलो क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, देखो खाली सीड डाल देने से खेती नहीं होती, सीड डालने के बाद उसमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, जैसे खाद हो गया। तो खाद जब तक नहीं डालोगे तब तक जो प्रोडक्टिविटी है उस सीड की कि वो अच्छा एक पेड़ बन पाए, वो उतनी पनप नहीं पाएगी। और आप नेचुरली छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, तब जाके वो हो पाएगा। तो इसमें फर्टिलाइजर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर मैं एक किसान को बोलूँ कि भाई देखो तुम्हें मैं फर्टिलाइज़र फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो किसान भाई क्या करेगा, उसको ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल देगा। यानी सिर्फ फर्टिलाइजर होना ज़रूरी नहीं है, उसका एक सही क्वांटिटी और सही मात्रा अपनी लैंड की उर्वरता शक्ति के हिसाब से, लैंड की फर्टाइल रेट के हिसाब से उसका सही रेशियो आपको पता होना ज़रूरी है। हमारे भारत के किसान को अगर हम फर्टिलाइजर्स दे भी दें तो ऐसे में प्रॉब्लम अगली ये आती है कि क्या उनका वो सही इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या वो सही रेशियो जानते हैं कि अपनी फार्मिंग लैंड पे उन्हें कितनी रेशियो के अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है। क्योंकि अगर उन्होंने कम फर्टिलाइजर डाला तो खराब है, और अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर डाला तो भी खराब है। यानी ऐसे में एक सही रेशियो कौन बताएगा, रिसर्च सेंटर बताएंगे। तो कहा कि फर्टिलाइजर्स तो ठीक है, अच्छी बात है, बट उसके लिए डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए, कॉल सेंटर्स होने चाहिए, किसान वहाँ पर फ़ोन करे और उसको सारी जानकारी दी जाए उसकी लैंड के रिगार्डिंग। और कई सारे रिसर्च सेंटर फार्मिंग से सॉइल लेकर जाए वहाँ से और उसका रिसर्च करके बताएं कि किस फार्मिंग के लिए क्या चीज़ बेहतर रहेगी, किस सॉइल में कौन सी चीज़ लगाई जाए जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भारत देश ने सोचा कि इन चीज़ों पर भी हमें फोकस करना ज़रूरी है। तो कहा जाता है फर्टिलाइजर्स को लेकर कि हमें अगर एग्रीकल्चर के आउटपुट को इंक्रीज करना है तो ऐसे में फर्टिलाइजर के एक्सपेंस को बियर करना पड़ेगा। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा कि जो HYV सीड्स है उनके साथ साथ हमें फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत पड़ रही थी, तब जाके हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया। तो फर्टिलाइजर का अच्छी तरीके से इंक्रीज होना, अच्छी
तरीके से यूज़ होना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएट उठाए कि सब्सिडाइज रेट पर हम फार्मर्स को क्या देंगे बताओ, फर्टिलाइजर्स देंगे। आज की डेट में फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो अराउंड 8% दी जाती है टोटल जीडीपी। क्या मतलब है, हमारा जो जीडीपी निकाला जाता है उसका 8% पार्ट हम सिर्फ फर्टिलाइजर्स को सब्सिडाइज रेट पर देने के लिए निकालते हैं। ये 8% बहुत कम है। बाकी जितनी कंट्री अगर आप देखोगे ना, उन कंट्रियों में रेट बहुत ज़्यादा है, बट हमारे यहाँ पर उतना, क्योंकि अभी दिक्कतें चल रही हैं जिसके चलते अभी हम जीडीपी का सिर्फ 8% ही सब्सिडाइज रेट पर फर्टिलाइजर्स फार्मर्स तक प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। देखो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, अच्छा आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में किसने स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ पर आया और किस सन में आया। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। जो भी लोग पंचुअलिटी से क्लासेस को देखते हैं वो इनका आंसर जरूर करें। जो टाइम पास करें वो आंसर ना करें, वीडियो को आगे देखें, स्किप करें, ऐड देखें, जो मर्जी है वो करें। अब देखो, ये टॉपिक है, ये कह रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके बाद क्या देखने को मिला। पहली बात मैं आपको बता दूं, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने ये देखा कि अचानक से जो हमारे यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन है, राइस का प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे यहाँ पर बफर स्टॉक मेंटेन होना शुरू हुए, जिसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया उसके बाद कुछ चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, कुछ इम्बैलेंसेस आने शुरू हो गए। इम्बैलेंसेस क्या आ गए कि जब HYV सीड्स का यूज़ किया तो लोगों ने, यानी फार्मर्स ने एक्सेसिव यूज़ किया। किसका? HYV सीड्स का। किसका यूज़ ज़्यादा किया? फर्टिलाइजर्स का, मैन्योर का। इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा यूज़ किया, कहीं ना कहीं उससे सॉइल की फर्टिलिटी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या होने लगी? कम होने लगी। तो वही पहला पॉइंट कह रहे हैं कि हमें एक्सेसिव डिपेंडेंसी हो गए थे किन चीज़ों पर? फर्टिलाइजर्स पे। अरे फर्टिलाइजर के बिना भी काम कर सकते हैं और सही तरीके से फर्टिलाइजर करो तो सस्ता भी पड़ता है, लेकिन हम लोग खरीदी वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लगे। हमने नेग्लेक्ट किया कंपोजिट को, मैन्योर को, जो नेचुरली चीज़ें मिलती है। हमने मैनमेड चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया, जो नेचुरली उस पर ध्यान देना कम कर दिया। हमने डिसकंटिन्यू कर दिया वो प्रैक्टिस जो हम पुराने तरीकों से अपना रहे थे, जो कि एक हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अच्छा सूचकांक था। उसको हमने नेग्लेक्ट करके हमने मैनमेड तरीके से काम करना शुरू किया। हमने डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस किया। हमने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर ये चीज़ करेंगे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर हम ट्रेडिशनल मेथड ही अपनाएंगे। तो ऐसे में पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे हमें इम्बैलेंसेस देखने को मिले, जिसके बाद सरकार ने एक बहुत कठोर नियम बनाए और कहा गया कि अब हमें इसको इंप्रूव करने के लिए कई सारे गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, जिसमें उन्होंने सबसे पहला काम किया कि क्रॉप रिस्पॉन्स एंड बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स को ये बताया गया कि उनकी पर्टिकुलरली लैंड के हिसाब से कितना फर्टिलाइजर डालना उनके लिए सही होगा कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बनी रहे और क्रॉप डैमेज भी ना हो। नंबर 2, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया जिनसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव में सॉइल की फर्टिलिटी रेट कम नहीं होगी। तीसरा, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने क्रॉप उगाई है वो आपकी सेहत के लिए भी ठीक है। ज़्यादा क्रॉप उगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक सही और सही न्यूट्रिशन क्रॉप ज़्यादा क्वांटिटी में उगाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर डेली खाना खा रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मेरी हेल्थ अच्छी है। खाना न्यूट्रिशन वाला है, ये मैटर करता है। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर भी खासा फोकस किया गया। जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ पाई गई हैं, कुछ देशों, कुछ स्टेट के अंदर ज़्यादा अच्छा फोकस किया जा रहा है फार्मिंग पे, कुछ में कम फोकस हो पा रहा है, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे सरकार के द्वारा कुछ अभियान हैं जिनसे हमने फर्टिलाइजर्स को लेकर चिंता व्यक्त की और भारत जैसे देश के अंदर इन चीज़ों पर सुधार करने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। पेस्टिसाइड्स में क्या होता है, पहले सुनो पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है। कीटनाशक दवाइयाँ। क्योंकि आप जानते हो जब भी हम HYV सीड्स लगाते हैं या नॉर्मल सीड्स भी लगाते हैं तो वो इंसेक्ट्स के खाने के लिए साधन बन जाती है। इंसेक्ट्स क्या खाते हैं? बीज वगैरह खाते हैं, तो उन्हें वो बहुत पसंद होता है। कई सारे रेक्टाइल स्नेक्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, इन चीज़ों को खाते हैं। तो उनसे उन्हें बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ डालनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो आज की डेट में हमारे फार्मिंग में हर एक चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें से एक है क्या? हमारा पेस्टिसाइड्स। तो कहा गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीड्स, पेस्ट, डिजीज एंड, इस पूरी लाइन को मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं। कहा जाता है कि अगर हम एक्सेसिव क्वांटिटी में पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो उससे जो आउटपुट निकलता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। देखा जाता है कि इंडिया में सिर्फ 15 से 25% पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है और उसमें भी हमें ये नहीं पता होता कि कितनी क्वांटिटी में क्या यूज़ करना चाहिए, कितने हेक्टेयर के लिए कितनी पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है। किसान को इतना आइडिया नहीं होता। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत कम किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता है। जितना यूज़ करना चाहिए उतना नहीं किया जाता। मान लो फार्मर के पास बड़ी लैंड है,
है, तो जितना पेस्टिसाइड होना चाहिए उतना नहीं कर पाते, क्योंकि पेस्टिसाइड्स को खरीदने के लिए किसान के पास पैसा नहीं है। तो इंडिया में बहुत ही कम पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है। आप देखो 0.5 kg पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जमीन पे सिर्फ आधा किलो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें यूएसए में, तो 1 हेक्टेयर जमीन पे 7 किलो पेस्टिसाइड्स की वहाँ पर ज़रूरत होती है। बात करते हैं यूरोप की, वहाँ पर 2.5 किलो पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है। जापान में बात करें वो 6.6 kg, कोरिया 6.6 kg, जापान 12 किलो। यानी हर देश हमसे कहीं ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहा है और हम पेस्टिसाइड्स का इतना कम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फार्मिंग उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। देखो पेस्टिसाइड ज़्यादा डालना खराब होता है, लेकिन एटलीस्ट उतना तो डालो जितनी ज़रूरत है। हम तो उतना भी नहीं डाल रहे, हम तो उससे भी कम डाल रहे, बिकॉज फार्मर्स के पास पैसा ही नहीं है। फार्मर्स के पास पैसा ही नहीं, वो डालेगा कहाँ से? ठीक है। इसके बाद कहा गया कि भैया इन चीज़ों को सुधारने के लिए हमने प्रॉपर यूज़ किया पेस्टिसाइड्स का, प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई ताकि फार्मर को पता चले कितनी पेस्टिसाइड्स कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, कितने हेक्टेयर लैंड पर होनी चाहिए। हमने उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। अल्टीमेटली इससे क्या पहुंचा? हमें फ़ायदा पहुंचा। अब क्या करते हैं, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, फार्मर को एजुकेट करना शुरू किया कि पेस्टिसाइड्स का सही तरीके का इस्तेमाल कैसे किया था, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक सेंटर खुला है, इसका नाम है सेंटर इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। ये अपनी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस चलाती है कि बदलते मौसम के अनुसार किस टाइप की पेस्टिसाइड्स डालना किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और कौन सी हानिकारक है। फिर यहाँ पर क्या किया गया, IPM लॉन्च किया गया, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो कि टाइम टू टाइम रिसर्च करके बताएगा फार्मर्स को कि जिस जलवायु के अंदर, जिस एरिया के अंदर वो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें कितने वैल्यू की पेस्टिसाइड्स होनी चाहिए, और जो भी हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे वो इको फ्रेंडली नेचर की होगी। मतलब ये कि अगर वो सॉइल के साथ मिलेगी तो इससे हमारे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, ये था पेस्टिसाइड्स वाला कॉन्सेप्ट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एग्री क्रेडिट। वैसे आज का ये हमारा टारगेट नहीं था, बट क्योंकि अभी मुझे लगता है ये छोटा टॉपिक है, इसको भी आज की क्लास में निपटा देता हूँ। ठीक है, एग्री क्रेडिट का मतलब होता है कि जब फार्मर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है तो ऐसे में उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई उसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, सीड्स वगैरह खरीदने होते हैं, तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी भाई। हम जैसे इंसानों को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो फार्मर को तो बिल्कुल पड़ेगी इनिशियल स्टेज के अंदर। तो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनसे एग्रीकल्चर को क्या दी जाती है, जो फार्मिंग करते हैं उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जितना अच्छा किसान के पास पैसा होगा तो वो उतना ही अच्छा इनपुट लगाएगा और उससे आउटपुट भी उतना ही अच्छा निकल के आएगा। तो कहा गया कि जो हमारा एग्री क्रेडिट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इनपुट खरीदने होते हैं फार्मर को, उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहा गया कि जैसे फर्टिलाइजर हो गए, सीड हो गए, इन सब के लिए फार्मर को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इससे गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली इनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है ताकि ये अपने पास चीज़ों को क्या कर पाए, खरीद पाए, यानी क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। अब क्यों क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है? क्योंकि सरकारों को पता है अगर सरकार ने इनकी हेल्प नहीं की तो किसान जो है वो इनफॉर्मल सोर्स के पास जाएगा उधार के लिए, और ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाए। डेब्ट ट्रैप मतलब उधारी के चंगुल में ये फंस जाएगा। देखा जाता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो जीडीपी है उसका 10% एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि कई जगहों पर रीजनल डिस्पैरिटीज़ है। आपने ये पॉइंट तो हर जगह पढ़ा होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज़। इसका मतलब है कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी चल रही है और कुछ स्टेट ऐसी जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी नहीं चल रही है। अगर हम बात करें जैसे हरियाणा की, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर क्या है कि वो दिल्ली एनसीआर के जस्ट टच में, तो ऐसे में किसानों को सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। लेकिन जो शहरों से काफ़ी दूर है उन जगहों पर एग्रीकल्चर क्रेडिट जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसके चलते फार्मर्स को वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब गवर्नमेंट इनिशिएट करिए कि फार्मर को कल को अगर लोन चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, उनको सब्सिडाइज रेट पर लोन प्रोवाइड करें। दोस्तों एक मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि किसान, ये आती रहती है कुछ टाइम पहले, कोई एक न्यूज़ नहीं कई सारी न्यूज़ है कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पास सीड्स वगैरह खरीदने के लिए लोन लिए होते हैं और क्रॉप अच्छे से उग नहीं पाती है, तो वो लोन के बकाया राशि जो इंटरेस्ट होता है वो तो दे नहीं पाते, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे पाते। ऐसे में वसूली करने के लिए बैंक्स आ जाती हैं घर पे किसानों के, और ऐसे में फार्मर्स के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं बनता सिवाय मौत के, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट बहुत इनिशिएट ले रही है। कई सारे फार्मर्स का तो लोन वेव ऑफ किया गया, पूरी तरह से माफ़ किया गया है। वैसे ये पॉलिटिकल एजेंडा होता है, ये चुनाव के टाइम ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट चलो एटलीस्ट कुछ तो यूज़, मतलब कुछ तो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ कुछ तो किया जा रहा है। तो अब हम कहेंगे कि जैसे जो हमारा अभी यूनियन बजट आया था 2020-21 का, उस बजट के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए अलग कर दिए गए हैं एग्रीकल्चर के लिए, ताकि जो भी फार्मर लोन लेने के लिए आए हम उसे लोन दे दें। दोस्तों ये वाला डेटा याद कर लेना कि जो यूनियन बजट हमारा 2021 है उसके अंदर कितना 15 लाख करोड़ रुपए हमने अपॉइंट किए हैं कि अगर कोई फार्मर लोन लेने के लिए आएगा तो बैंकें उसको मना नहीं करेंगे, उसको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब हम कोविड-19 अभी जो करंट अफेयर की बात करें
तो कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई। ये स्कीम आपने बार बार सुनी होगी, आत्मनिर्भर भारत। इसकी वजह से क्या है कि 3 महीने का फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया, किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारा जो एग्रीकल्चर लोन है, अगर कोई उसको पे ऑफ नहीं कर पाए तो किसान के बिहाफ पर सरकारें उसे देंगी लोन को। लेकिन सरकार चाहती है अल्टीमेटली जो किसान को वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे के लिए जो खर्चे चाहिए, उसके लिए भारत सरकार उनके साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगी। और यही अभियान कहलाता है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। अल्टीमेटली गवर्नमेंट पूरा इनिशिएट लगा रही है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर कितने करोड़ रुपए इस स्कीम में लगाए गए। इसको मैं ऑलरेडी लास्ट कुछ क्लासों के अंदर बता चुका हूँ। अब आप बताओगे आत्मनिर्भर भारत अभियान में कितने करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो डिसाइड किया गया। देखते हैं सही आंसर किसका है, कौन इसका सही आंसर दे पाएगा। तो आज की क्लास के अंदर का जो टारगेट है वो हमने पूरा अचीव कर लिया है। तो चलो